Hello friends, this is SP. Welcome to Adhigam Manch. We are present here with another new session that is हिंदी पेडागोजी सीटेट स्पेशल। फ्रेंड्स, इस सीरीज में जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं, यानी कि हिंदी पेडागोजी की ये सीरीज़ का पार्ट 2। ठीक है, ये जो रहेगा पार्ट 2 रहेगा। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, यानी ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह ज़रूरी है कि बच्चे, फ्रेंड्स क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि हम बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी या कविता, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद, कहानी और कविता की रीडिंग करने के बाद सबसे ज़रूरी क्या है कि बच्चे प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, या फिर उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। तो फिर उच्च प्राथमिक स्तर की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें, ये एक उद्देश्य नहीं रहेगा। उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें, ये भी नहीं रहेगा। विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें, ये भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स या विद्यार्थी, ठीक है, किसी कविता या कहानी को पढ़ने के बाद उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हें अपने अनुभव, जो भी रियल लाइफ है, ठीक है, अपनी रियल लाइफ से जोड़ सकें। जो अपने अनुभव हैं, ठीक है, संसार में जितने भी अनुभव करते हैं उससे उस कविता या कहानी के भाव को जोड़ सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि प्रश्न नंबर 2। प्लेटो का यह कथन है कि, यानी प्लेटो ने ये बात कही है, बच्चा बड़े के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है, वो इस धरती, इस पृथ्वी या फैमिली में रहता है, तो वो एक फॉरेनर, यानी कि एक विदेशी की तरह होता है। किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? ठीक है, ऐसा कहा जाना, यानी कि प्लेटो ने ये जो बात कही है कि बच्चा एक विदेशी की तरह होता है या विदेशी की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, या विदेशी की तरह उसे हम मानते हैं, प्लेटो ने ये बात किस भाषाई सच्चाई के आधार पर कही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन की तरफ देखेंगे, यानी ऑप्शन ए कहता है बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते, ठीक। या बी की तरफ चलें, बच्चा बड़ों से उम्र में छोटे होने के कारण अजनबी बना रहता है, इसलिए उसे विदेशी कहा गया है, यानी प्लेटो ने कहा। या फिर बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है, एमेच्योर होती है। ये तो बात ठीक है कि बच्चे की भाषा एमेच्योर होती है, लेकिन उससे विदेशी का भाव उत्पन्न नहीं होता। डी की बात करें, बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों का दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होता है। जो बच्चों के जो प्रति है बड़ों का दृष्टिकोण, यानी कि संकीर्णता से परिपूर्ण, यानी कि भरा हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल भी नहीं है। प्लेटो ने जो बच्चे को विदेशी कहा है, इसलिए कहा क्योंकि बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं। बच्चे की अपनी अलग एक भाषा होती है, कुल मिलाकर जब तक वो भाषा एक्वायर नहीं करते, भाषा नहीं सीखते, ठीक है, इसलिए वो सही नहीं समझ पाते। जो एल्डर होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, तो इसलिए प्लेटो ने कहा है कि बच्चा, जब भी बच्चे का जन्म होता है, यानी कि बच्चा जब तक भाषा नहीं सीख पाता, वो एक विदेशी की तरह रहता है, विदेशी की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई एक विदेशी हमारे देश में आ जाए तो उसकी भाषा को हम बेहतर तरीके से नहीं समझ पाते, ठीक है, लेकिन कुछ सेंस से समझ पाते हैं, कुछ इशारे, जब तक उसकी भाषा की अच्छी पकड़ नहीं होती। इसी तरह से जब बच्चा होता है तो वो अपनी भाषा में बात करता है, उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, इसलिए बच्चा एक विदेशी की तरह माना गया। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। भाषा की कक्षा, ठीक है, यानी लैंग्वेज क्लास में कहानियों के क्या इंपॉर्टेंस है? मनोरंजन का साधन है कहानी, या फिर पाठ्य पुस्तक का एक पार्ट है, ठीक है, जिस तरह से पाठ्यक्रम करिकुलम निर्धारित होता है उसका एक चैप्टर है, या फिर विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती है, या फिर जो भाषा की कक्षा उसमें जो कहानियों की बात है वो विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना या फिर चिंतन विकास की संभावना लिए होती है, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है? तो भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन नहीं है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सी ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं, मतलब कहानी में कई प्रकार की भाषाई संरचनाएं होती हैं जिसके आधार पर बच्चों में चिंतन का विकास संभव हो पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कहानी के संदर्भ में जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा सी, यानी विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावना लिए होती है एक कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स, यानी कि जब भी एनसीएफ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी पेडागोजी की बात करें, लैंग्वेज पेडागोजी की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे एनसीएफ 2005 काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है भाषा के संबंध में। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित होनी चाहिए, या फिर भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद होता है, ठीक है। अन्य विषय पढ़ते हैं हम भाषा को छोड़कर, जैसे हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी से अलग हम साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो अन्य विषय की कक्षा में भी मौजूद रहता है, यानी भाषा का ज्ञान या भाषा, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसा भाषा के संबंध में ये सही है, या फिर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यानी कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में पढ़ने पर बल देना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से बच्चे भाषा नहीं सीखते, या फिर विद्यालय में जाकर बच्चे भाषा नहीं सीखते। विद्यालय में तो तब प्रवेश करते जब बच्चा भाषा सीख गया होता है, यानी कि बोलना सीख गया होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी कहता है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है, ठीक है। और विषय जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें भाषा की इतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितने की एक भाषा शिक्षण यानी कि भाषा की कक्षा में होती है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यानी कि जब भी हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड कौन सा एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं, ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस होती है। जब भी हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, भाषा कौशल की बात करते हैं, सबसे पहले सुनना आता है, उसके बाद बोलना आता है, उसके बाद पढ़ना आता है, एंड देन लिखना आता है। मतलब इनकी एक सीक्वेंस होती है, एक निश्चित अनुक्रम होता है। या फिर बी की बात करें, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं, ठीक है, सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। या फिर हम बात करें सी की, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या फिर सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, क्योंकि जितने भी लैंग्वेज स्किल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ये वाला करेक्ट रहेगा। यदि हम ए ऑप्शन की बात करें तो वो भी ठीक बैठता है, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में चलती है, लेकिन सीक्वेंस भी यहाँ पर आ जाती है कि अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन को हम करेक्ट मानेंगे और डिस्कस कर लेते हैं। यानी लैंग्वेज स्किल्स की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स भाषा से संबंधित जितने भी कौशल हैं, भाषा जब हम सीखते हैं, ठीक है, तो कौशल किस तरह से हमारा काम करते हैं, तो उसमें सबसे पहले यानी लिसनिंग, सुनना होता है, एंड उसके बाद स्पीकिंग होता है। सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, एंड देन फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं, रीडिंग के बाद सबसे बाद में राइटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये LSRW ये एक सीक्वेंस है लैंग्वेज स्किल्स भाषा कौशलों की, जिसके आधार पर कोई भी बच्चा इस दुनिया में जब भी आता है, कोई भी व्यक्ति, तो वो भाषा एक्वायर करता है या भाषा सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतना ही इम्पोर्टेंट हिंदी लैंग्वेज के लिए, इतना ही इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इंग्लिश पेडागोजी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा कौशलों यानी कि लैंग्वेज स्किल्स से संबंधित। तो सबसे पहले जो स्किल्स रहती है फ्रेंड्स वो रहेगी यानी कि लिसनिंग, सुनना, एंड देन स्पीकिंग, बोलना, उसके बाद रीडिंग, एंड उसके बाद राइटिंग। राइटिंग सबसे बाद में आती है। स्पीकिंग और लिसनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये था क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य है। यानी क्या उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर यदि हम भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात करें, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, और कोई लैंग्वेज हो, उर्दू हो या संस्कृत हो, तो विविध प्रकार की जो साहित्यिक रचना है उनका समावेश होता है। साहित्यिक रचना, ठीक है, वो समाहित होती हैं, उसमें दी गई होती हैं। उनका एक मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चों को सभी प्रकार के साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, ठीक है, सभी प्रकार की जो साहित्यिक रचना उसमें पारंगत करना, ठीक है। यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, ठीक।
तो हम सिर्फ साहित्यिक रचनाओं के आधार पर बच्चे को साहित्यिक विधाओं में पारंगत नहीं कर सकते हैं। बी की बात करें, ऑप्शन बी की, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर प्रदान करना, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो साहित्यिक विधाएं हैं, ठीक है, विधाओं से संबंधित मतलब कहानी हो गई, कविता हो गया, नाटक हो गया, एकांकी हो गया, संस्मरण हो गया, आत्मकथा हो गया, ठीक है, उन सभी से बच्चों को परिचित कराना कि साहित्य में इतनी तरह की विधाएं होती हैं, या फिर विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना, या फिर पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के पाठ्य पुस्तक में जो विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं होती हैं या उनका समावेश होता है, उनका एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि विभिन्न प्रकार की जितनी भी साहित्यिक रचना होती हैं, साहित्य में रचना की जाती हैं, ठीक है, कि भाषाई संरचना से परिचित कराना, यानी कि उनकी जो भाषा है उससे परिचित कराना होता है बच्चे का, मतलब एक टीचर का प्रमुख उद्देश्य। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि नाम की एक टीचर है, ठीक है, वो अपने क्लास को बाहर प्लेग्राउंड में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है, यानी कि इन्वायरमेंट पर बेस्ड एक कविता पाठ करने के लिए कहती है या कराती है। तो रश्मि का उद्देश्य, रश्मि किस उद्देश्य को लेकर ऐसा करा रही है, यानी बच्चों को रोज़मर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, यानी कि रोज़मर्रा जब डेली क्लास में जो भी एक्टिविटी होती है उससे अलग माहौल देना, या फिर बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर प्रदान करना, या फिर मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, या फिर अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि रश्मि नाम की जो टीचर है वो मैदान में बच्चों को ले जाकर कविता पाठ करा रही है, उसका जो उद्देश्य रहेगा यानी कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ, ठीक है, बच्चे मैदान में बैठेंगे तो एक प्राकृतिक जो वातावरण है उसके साथ संबंध स्थापित करेंगे और वो कविता को अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे एक टीचर जो चाहती है मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना चाहती है कि बच्चे मैदान के वातावरण के साथ साथ कविता को समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हैं यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इनके आधार पर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो क्वेश्चन यानी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी से संबंधित एक समझ, एक अंडरस्टैंड विकसित हो, इस तरह से हम एनालाइज कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसे हम डीपली डिस्कस करते चलते हैं, ठीक। तो ये रही एक बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। भाषा में यदि हम लैंग्वेज का असेसमेंट करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण सोपान क्या होना चाहिए, यानी आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। आकलन से प्राप्त जो भी आंकड़े आते हैं उसके आधार पर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे डिस्कशन करना, या फिर आंकड़ों को सहेज कर रखना, ठीक, या फिर आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना, या फिर डी ऑप्शन की तरफ चलें तो आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो फ्रेंड्स यानी कि भाषा में आकलन की बात जब भी हम करते हैं तो आकलन से प्राप्त जितने भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम बच्चों के पेरेंट्स से डिस्कस करें, विचार विमर्श करें, तो ये उचित रहेगा कि भाषा के शिक्षण में, ठीक है, यानी कि एक टीचर को भी नई नई चीज़, नए नए उद्देश्य प्राप्त होंगे और भाषा संबंधी वो आकलन कर पाएगा बच्चे किस आधार पर या कितना भाषा में अपने आप को विकसित कर पाते हैं, भाषा कितना एक्वायर कर पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यानी कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। विद्यालय में जब भी एक से अधिक भाषा यानी कि मल्टीलैंग्वेजलिज्म की जब भी हम बात करते हैं, बहुभाषा की बात करते हैं, ठीक है, विद्यालय में एक से अधिक भाषा शिक्षण, एक से अधिक भाषा के जब भी हम टीचिंग कर रहे होते हैं, शिक्षा दे रहे होते हैं तो जटिल समस्या उत्पन्न करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हिंदी में है, इसी तरह से इंग्लिश पेडागोजी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टीलैंग्वेजलिज्म से जो क्लासेस होती हैं, बहुभाषी क्लास की यहाँ पे बात हो रही है। तो फिर विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का जब भी शिक्षण होता है तो जटिल समस्या उत्पन्न करता है, या फिर अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, या फिर बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, या फिर व्यवहारिक नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, क्योंकि
किसी भी राष्ट्र में यदि बहुभाषिता है, वो राष्ट्र उसमें कई सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं। यदि हम इंडिया की, भारत की बात करें तो भारत हमारा बहुभाषी देश है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। संविधान में भी 21 भाषा वर्णित हैं। तो फ्रेंड्स, स्कूल्स या विद्यालय में जब भी हम देखते हैं तो ऐसे बच्चे आते हैं जो एक से अलग यानी कई कई भाषाएं बोली जाती हैं वहाँ पे, और टीचर भी कई भाषा पढ़ा रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यानी कि ये जटिल समस्या उत्पन्न करने वाली बात नहीं है, या फिर भाषा मतलब अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार मिलेगा, ये तो एक छोटी बात हुई। यहाँ पे जो बात करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार होता है। यानी कि क्लास में भाषिकता का माहौल बनता है, बच्चे अलग अलग भाषा अपने देश की, अपने राष्ट्र की अलग अलग भाषाओं से परिचित होते हैं, उसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना संबंधित उसमें प्रचार प्रसार होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, यानी प्रत्यक्ष विधि लास्ट वीक क्वेश्चन हमने एक किया था, ठीक है, यानी हिंदी पेडागोजी पार्ट 1 में प्रत्यक्ष विधि से संबंधित यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया है, यानी कि एक प्रश्न। तो भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड की जब भी हम बात करते हैं, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, यानी कि जो हमारी मदर टंग होती है उसका जो हस्तक्षेप है, इंटरफेरेंस, वो निरर्थक है, या फिर भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या फिर अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, या फिर भाषा के विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करते हैं तो ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो कोई भी जब हम लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो उसमें उसी लैंग्वेज का सहारा लेके हम उसका टीचिंग करा रहे होते हैं, उसकी लर्निंग अधिगम करा रहे होते हैं। तो फ्रेंड, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, बच्चे स्वाभाविक रूप से उस भाषा को एक्वायर करते हैं, या फिर ये कहें कि उसका अधिगम करते हैं, या ये कहें कि सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 इस सीरीज का। प्रश्न नंबर 11, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। ठीक है, यानी कि क्रिएटिव असेसमेंट की जब भी हम बात करते हैं, रचनात्मक आकलन की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं, तो बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, ये एक रचनात्मक आकलन हो सकता है, या फिर श्रुतलेख, ये एक रचनात्मक आकलन है, या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये एक रचनात्मक आकलन हो सकता है, या फिर इकाई परीक्षा लेना। तो फ्रेंड्स, रचनात्मक आकलन की बात करते हैं, ऐसा आकलन, ठीक है, या फिर ऐसा एक परीक्षण जिसमें बच्चे क्रिएटिव होकर यानी कि एक्टिव होकर अपनी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी विचार, ठीक है, अपनी बौद्धिकता के आधार पर अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करें। नई नई क्रिएटिविटी यानी कि अपनी रचनात्मकता या सृजनात्मकता का परिचय दें, तो वो बेहतर उदाहरण है। तो सबसे जो बेहतर रहेगा ए रहेगा, क्योंकि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। यदि बच्चों से इस स्टेटमेंट को दिया जाता है कि बच्चों आपको एक पेज लो, एक कॉपी, ठीक है, उस पर अपने खट्टे मीठे अनुभव, जो भी आप अनुभव किया है अभी तक आपने, या फिर 2-4 दिन पहले, या फिर आज के अनुभव लिखने हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मोन्यूमेंट या पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या अनुभव करते हैं या क्या अनुभव किए, तो उस आधार पर बच्चे अपने अपने विचारधारा के अनुसार अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी। तो फ्रेंड्स, ये जो एक उदाहरण रहेगा यानी कि रचनात्मक आकलन का सबसे बेहतर उदाहरण रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 12वां क्वेश्चन। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र, ठीक है, हिंदी भाषा का कोई भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक, तो उसमें किस तरह के प्रश्न पत्र आपको सर्वाधिक उचित लगते हैं? ठीक, तो ये रहे ऑप्शन, यानी कि विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं। यदि हम ये पूछें बच्चों से, ठीक है, कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उनको लिखो, या फिर प्रत्ययों की परिभाषा लिखो, या फिर सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करो, या फिर लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। डी ऑप्शन कहता है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। भाषा के प्रश्न पत्र, इस तरह के भाषा के प्रश्न पत्र
उत्तर में प्रश्न होने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें बच्चे को स्वतंत्रता मिले, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की और एक क्रिएटिविटी एक्टिवनेस मिले, बच्चे एक्टिव होकर अपनी क्रिएटिविटी को पेपर पर उकेर सकें। तो फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसके लिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन अलग तरीके से किया, आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए, ठीक है। तो बच्चे अपने अपने रियल लाइफ में बारिश से अनुभव करते हैं या बारिश का अनुभव करते हैं, तो वो अपने आधार पर, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने अनुभव लिखेंगे। तो फ्रेंड्स बच्चों में ये क्रिएटिवनेस लाएगा। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर, यह था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13वां प्रश्न, चॉम्स्की के अनुसार स्पेस के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है नोम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की का संबंध भाषा एक्विजिशन से है। इन्होंने माना है कि बच्चों के अंदर एक डिवाइस होते हैं, जैसे एलईडी माना है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की की जब भी हम बात करते हैं, नोम चॉम्स्की ने यानी कि भाषा संबंधी एक थ्योरी दी है, उसमें इन्होंने कई तरह की बात की है। तो फ्रेंड्स नोम चॉम्स्की का लैंग्वेज पेडागोजी से संबंधित एक क्वेश्चन तो बनता है ही है, चाहे वो मैथ्स पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रहेगी यानी कि भाषाई समाज या फिर भाषा अर्जन क्षमता, यानी इस आधार पर बच्चे भाषा सीखते हैं, भाषा आकलन क्षमता या फिर वैभाविक या फिर व्याकरणिक नियमों की जानकारी से बच्चे भाषा प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो नोम चॉम्स्की ने जो बात कही है, नोम चॉम्स्की मानते हैं भाषा अर्जन क्षमता, बच्चे जब भी जन्म होता है बच्चे का, वो जन्म के साथ एक एबिलिटी, एक क्षमता लेकर पैदा होते हैं। जैसे इन्होंने भाषा अर्जन की क्षमता माना है कि बच्चे पर्यावरण में आने के बाद स्वतः ही अपने आप भाषा को अर्जित कर लेते हैं, तो वो अपने एल्डर्स, अपने बड़े लोगों से, ठीक है, यानी कि बच्चों के अंदर जो होती है एक स्वतः ही, यानी कि LAD माना है इन्होंने, ठीक है। LAD की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि LAD क्या है नोम चॉम्स्की के अनुसार। तो इन्होंने LAD को कहा कि बच्चे के अंतर्गत जब भी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों में एक भाषा अर्जित करने का एक गुण, एक डिवाइस होती है, जैसे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नाम दिया है इन्होंने, ठीक है। तो बच्चे इस आधार पर भाषा का एक्वायर करते हैं, भाषा का एक्विजिशन करते हैं या भाषा को सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात नोम चॉम्स्की से संबंधित। ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है LAD से संबंधित, ठीक है। इन्होंने जो बात की है यूनिवर्सल ग्रामर की, ये बात करते हैं, ठीक। तो वो रही एक बात, उसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि पेडागोजी या साइकोलॉजी की बात करें, वहाँ पे नोम चॉम्स्की की थ्योरी को, लैंग्वेज एक्विजिशन को हमने बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया है। यदि आप नोम चॉम्स्की से संबंधित जो लैंग्वेज थ्योरी है उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल अधिगम मंच पर जाइए और वहाँ पे जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिलेगा CDP कंप्लीट कोर्स। उसमें एक चैप्टर यानी कि एक टॉपिक मिलेगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसमें नोम चॉम्स्की की बात है। तो फ्रेंड्स यानी क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। जब भी हम लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे नेसेसरी क्या है, यानी कि मानक भाषा पर बल, या फिर समग्रतावादी दृष्टिकोण, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विभिन्न व्यवहार, या फिर वर्तनी व्यवहार। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण में जब भी अनिवार्य यानी कि नेसेसरी की बात करते हैं तो वो जो रहेगा करेक्ट रहेगा B ऑप्शन, यानी कि समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो समग्रतावादी दृष्टिकोण को रखा जाए, ठीक है, यानी कि समग्र रूप से जो माइंड फंक्शन करता है उसकी समग्रतावादी दृष्टिकोण रखा जाए, जिसके आधार पर भाषा शिक्षण अनिवार्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 का B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, ठीक है, यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे हैं मंदबुद्धि बच्चे, ठीक है, मंदबुद्धि बच्चे हो गए, ठीक है, या फिर डिसेबल्ड बच्चे हो गए,
या फिर प्रतिभाशाली। तो जिन भी बच्चों को विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है उन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछा गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, यानी कि उनके प्रश्न कम कर देने चाहिए। यदि हम क्लास में 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनसे 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएं, या फिर उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उन पर अपने विवेक के अनुसार एक टीचर को चाहिए कि वो उनको अधिक अंक दे दें, या फिर उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, या फिर उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स दया भाव या फिर उनको ज़्यादा अंक देने या विशेष छूट देने जैसी कोई बात उचित नहीं होती। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखनी चाहिए, उस आधार पर उनकी भाषा का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, जब भी हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के वे अलग अलग क्षमताएँ, रुचि, योग्यताएं होती हैं, तो उस आधार पर यानी कि उनकी क्षमता और उनकी सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तब जाके उनकी भाषा का आकलन हमको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यानी कि हिंदी पेडागोजी पार्ट 2 का ये था लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 15 क्वेश्चन। इससे पहले हम पार्ट 1 यानी कि पार्ट 1 में भी 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये था पार्ट 2 में भी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन हेल्प करते हैं तो लाइक करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।